हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए, जो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। मतलब ये हमारा फिजिक्स का 6th चैप्टर है और इस चैप्टर के जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये हम कह सकते हैं कि वीवीआई टॉपिक होंगे, उन सभी टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम केवल आपको अपनी 11th के ही एग्जाम नहीं देने हैं, आपको 12th में भी जाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है। इसीलिए हम आपको उस लेवल तक हम आपको तैयार कर देना चाहते हैं जिस लेवल तक आप जाकर उतना तैयार कर लेते हैं तो 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, समय हमारे पास कम है, इसलिए हम केवल आपको वीवीआई टॉपिक ही करा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हुए, सीखते हुए, फोकस के साथ चलेंगे। केवल एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि जब हम आपको समझाएं तो आप अच्छे तरीके से समझने के साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कार्य की परिभाषा लिखिए तथा W = एफ एस कॉस थीटा सूत्र समझाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी। सबसे पहली बात मैं एक और बात कह दूं, मुझे थोड़ी ज़्यादा ही सर्दी हो गई है, सर्दी भी है, खांसी भी है, तो बीच में अगर थोड़ा सा आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, मैं चाहता था कि वीडियो मतलब ठीक हो जाए तभी लाऊं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरीके से दिक्कत हो सकती है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं आप सभी का, तो इसीलिए थोड़ा इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आता है कार्य किसे कहते हैं दोस्त, कार्य किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं सपोज डेट कोई, अगर आप ध्यान से समझें तो ये सपोज डेट कार्य किसे कहते हैं समझिएगा। ये एक हमारे पास कोई सतह है और इस सतह पर मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखा गया है, ये एक सतह है, इस सतह पर एक वस्तु रखा गया है। अब हम इस वस्तु पर हम इधर बल लगाते हैं, इस वस्तु पर हम इस दिशा में बल लगाते हैं, तो ये वस्तु चलकर यहां से हटकर यहां पे आ जाता है। ठीक है, ये वस्तु यहां से यहां तक आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है, एस डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस यहां से लेकर यहां तक विस्थापित हो जाता है। तो मतलब हमने क्या जाना कि जब किसी भी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये यहां से यहां तक आ जाता है, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इतना एस विस्थापित हो जा रहा है, यहाँ पे यही ना हो रहा है जी। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मतलब कार्य का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर हम लिख दें कार्य बराबर क्या होता है, बल और एस, मतलब बल और विस्थापन, ये हमारा होता है जी कार्य का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कार्य का फॉर्मूला W = F × S। मतलब यहाँ पे क्या है, ये है हमारा क्या है, F × S का मतलब ये बल सदिश में बल है और ये विस्थापन है S। तो बल तो सदिश राशि होता है और विस्थापन भी सदिश राशि होता है, इसलिए हमने इस पे एरो का चिन्ह दिखाया है। और यहाँ पे हमने बिंदु दिखाया है, ये बिंदु, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। क्या मतलब होता है, अदिश गुणनफल। ठीक है ना, तो हम यही कह रहे हैं, क्या हमने उस टाइम से कहा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु का विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यही लिखा गया है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, इतनी बात समझ के, तो इसको लिखने के बाद आप ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं इसको और सॉल्व कर दूं तो देखिए, अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये, अगर हम इसको तोड़ते हैं, सदिश रूप से हटा देते हैं, नॉर्मल आते हैं, तो F = W = क्या हो जाएगा, ये FS cos थीटा हो जाता है, यहाँ पे cos थीटा हो जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा है बल और विस्थापन के बीच बना कोण है जी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, तो अगर कोई हमसे पूछ दे थीटा, तो थीटा क्या है,
F व S के बीच बना कोण है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ के होंगे। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहले तो ये हमारा कार्य का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला भी हमने बता दिया। अब हमारा यहाँ पे 2-3 और पॉइंट्स आ जाते हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे इसका मात्रक, दूसरा कौन सी राशि है, और तीसरा इसका बीमा। तो अगर हम मात्रक पे बात करें तो मात्रक ये कौन सी होती है, इसका मात्रक एक तो होता है जूल। पहला आप सबसे पॉपुलर याद रखेंगे जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। और न्यूटन, दूसरा एक और याद रखेंगे न्यूटन इंटू मीटर, ये आप याद रखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। दूसरा राशि कौन सी होती है, तो सदिश राशि होती है। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे, जूल होता है और न्यूटन इंटू मीटर ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, और इसका अगर बीमीय सूत्र पे बात कर ले तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा MLT-2। ये इसका बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे, MLT-2 होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ F क्या है विस्थापन, S क्या है F क्या है वस्तु पर लगने वाला बल, S क्या है, S है विस्थापन, और ये थीटा क्या है, तो हमने बताया कि बल और विस्थापन के बीच बना कोण है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लिखकर ये हमारी पॉइंट्स ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। आपको लग रहा होगा बहुत ही छोटी बात, बट ये मैंने देखा है बहुत सारी छोटी छोटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। कह देगा कि बल कौन सी राशि है, और वहां पे सदिश राशि, अदिश राशि, इस तरीके से दे देगा 4 ऑप्शन। तो ये याद रखेंगे बल एक सदिश राशि होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसके सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। सॉरी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमें 2 बातें बताई गई। क्या हमें बातें बताई गई कि यहाँ पे यही हमसे बताया गया कि कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु पर, किसी वस्तु द्वारा, मतलब कोई भी वस्तु है तो कोई भी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होगा ना, किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होगा तो वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु में किया गया जो कार्य होता है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही हमें इस कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है। वही बात हमने लिखा है कि किसी वस्तु में किया गया कार्य तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। शॉर्ट एंड सिंपल ये इसका क्या है, एक कथन है, या हम कह सकते हैं नियम है। आप क्या बोल देंगे ना कि किसी वस्तु में किया गया कार्य तथा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में जो बार बार परिवर्तन हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य तथा वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारा क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय है ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये हम इसको इरेज करके थोड़ा सा इसको थ्योरी टाइप से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है,
तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम इसको संकेत रूप में लिखें तो संकेत रूप में हम क्या लिख सकते हैं, कार्य को हम W लिख सकते हैं कार्य को हम W लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को KE लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि जो कार्य होता है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है। परिवर्तन जब भी कहा जाए तो या तो यहाँ पे स्मॉल d लिख दे या आप एक छोटा सा डेल बना दीजिएगा, डेल। ठीक है ना, एक छोटा सा डेल बना दीजिएगा, जिससे मालूम चलता है कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अब हमें क्या है कि हमें सिद्ध करना है इसको। ठीक है, हमें इसको सिद्ध करना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है दो, गतिज ऊर्जा दो ही होंगे। एक तो होगा, मान लेते हैं कोई वस्तु है तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी, एक प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी और एक इस वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। जब इसने प्रारंभ किया होगा तो उस समय पर गतिज ऊर्जा कुछ अलग होगा, और जब इसने रोका होगा, समाप्त किया होगा, तो उस समय अंतिम गतिज ऊर्जा होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे ना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये क्या निकलता है, W इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1। तो ये हमारा K2 माइनस K1 हमारा हो जाएगा। अब इसी को हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया, इसको हम संकेत रूप में लिखे, अब इसको हमने तोड़ा है तो K2 माइनस K1, मतलब जो कार्य होता है वो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक वाली गतिज ऊर्जा को घटा देंगे, तो हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करेंगे, यही हमें मेन है जी। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट में करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको हमें प्रूफ करके समझाना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम ले लेते हैं। सबसे पहले अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम दो चीजें ले लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर हम समझ जाते हैं। अगर ये आपने फिगर समझ लिया तो समझिए आपने सब समझ लिए। यहां पे हम बना देते हैं, ये एक सतह है, एक यहां पे ये वस्तु है और एक यहां पे ये वस्तु है। देख लीजिए, ये दोनों वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है, दो वस्तु नहीं है, हालांकि यही एक वस्तु है। ठीक है ना, यही वस्तु विस्थापन होकर यहाँ पे आया है। ठीक है, ये जो वस्तु है m द्रव्यमान का, इसका प्रारंभिक मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान m है और इस पर जब हमने बल लगाया तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित होकर यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसकी प्रारंभिक वेग हमने मान लेते हैं, इसकी प्रारंभिक वेग u है और इसकी अंतिम वेग v है। यह हमने इस तरीके से मान लिया है, सपोजेड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब हमें इस प्रूफ करना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लिखते हैं गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण या तीसरे समीकरण से हम क्या जानते हैं, गति का तीसरा समीकरण हम जानते हैं, जो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यही होता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और उसके बाद अब इसको हमने क्या किया, इस तरीके से कोष्ठ में बंद कर दिया। अब हम समझिएगा, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें ये करते हैं कि इनके यहाँ पे हम कर देते हैं। अब देखिए, इसमें हम दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में m/2 से क्या करने पर, गुणा कराने पर।
तो दोनों पक्षों में m/2 से हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो इधर अगर हम गुणा कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, mv²/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये m में गुणा होगा तो mv²/2 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू इसमें गुणा हो जाएगा तो ये mu² हो जाएगा और /2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2ASM/2 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा हमारा। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे इतनी बात। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर समझे आप तो सबसे पहले तो इस 2 से, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या निकलता है, ये mv²/2 हो जाएगा इक्वल टू ये इधर ये इधर किधर है, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो इक्वल टू क्या इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, mu²/2 हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर MAS हो जाएगा, MAS। ये बात आप समझ के चलिए। अब हम एक चीज जानते हैं हम बल का फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब ma जो होता है वो f के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इस ma के जगह पर हम f लिख सकते हैं, इस ma के जगह पर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, mv²/2 माइनस mu²/2, इसको क्या लिख देते हैं, f इंटू s। समझ रहे हैं ना, f इंटू s हमने लिख दिया। अब हमने f इंटू s लिख दिए और अब हमारा देख लीजिए, हम एक चीज जानते हैं। क्या हम जानते हैं दोस्त, हम यहाँ पे ये जानते हैं यहाँ पे इस तरीके से कर दिए। अब हम एक चीज जानते हैं, आपको हमने पढ़ाया था, अभी हमने कार्य पढ़ाया है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हमने बताया है, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, सर्दी ऐसी चीज है दोस्त, बहुत दिक्कत करता है। चलिए कोई नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने जब पढ़ा था W = cos थीटा पढ़ा था ना, यहाँ पे थीटा देखिए बल की दिशा है, उधर ही विस्थापन की भी दिशा हुई है। तो बल और विस्थापन के बीच अगर कोण बनेगा तो वहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है। मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर है ना, तो समांतर होंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा और cos 0 = 1 होता है। तो उस समय पर क्या होगा, मतलब जो W होगा वो Fs के बराबर हो जाएगा। तो जो बल इंटू विस्थापन है, तो ये बताइए इस Fs के जगह पर हम W लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। तो यही हम काम यहाँ पे कर देते हैं। अब इसको पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं W लिख दिए। यहाँ पे ये देखिए, अब इस वाले पक्ष को इधर लिखना है, बराबर के तो इधर उधर कर सकते हैं। अब इस वाले पक्ष को लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं mv²/2 और माइनस mu²/2, इतना हमने लिख दिया। अब ये बताइए कि 1/, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और ये mv², बिल्कुल लिख सकते हैं। mv² 1 में गुणा होगा तो वही हो जाएगा। अब माइनस फिर से इसको भी 1/2 और mu² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इतना हमने लिख दिया
तो हमने एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो ये बताइए हाफ mv² के जगह पर हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यह भी हाफ mv² है, ये भी हाफ u है। u मतलब वेग ही तो है, प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, तो ये भी है हमारा। तो ये हमारा अंतिम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये हमारा प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे W लिख देंगे और W इक्वल टू ये अंतिम काइनेटिक एनर्जी। अंतिम काइनेटिक एनर्जी को हमने K2 से हमने दर्शाया है, तो इसको हमने K2 लिख दिया। ये प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है, तो K1 हमने लिख दिया। तो ये बताइए यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये हमें प्रूफ करना होगा कि ये गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, सॉरी ये हमारा कार्य का फॉर्मूला है, वो भी कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, अगला हमारा आता है गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है ये हमें बताना है। गतिज ऊर्जा के सूत्र को भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए वो तो हम करेंगे ही, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम समझते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात ये है ना कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु अगर गति कर रहा है, मतलब क्या है, गति करने का मतलब है यदि कोई वस्तु है वो गतिशील है, तो अगर कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो इस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा ना, इस वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। मतलब किसी गतिशील वस्तु की गति के कारण, कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील वस्तु की गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं। तो किसी गतिशील वस्तु की गति करने के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात आप बोल देंगे ना कि कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उसमें जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो यही कहा गया है कि किसी गतिशील वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी के से दर्शाते हैं और गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² होता है, ठीक है। अब चलिए हम इसको प्रूफ करके अब हम दिखाते हैं आपको। अब हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक समझ जाइएगा कि गतिज ऊर्जा किसको कह रहे हैं। ये एक वस्तु है, ठीक है ना। ये हमारे पास छोटा सा ये बना देते हैं। ये एक हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है और इसका त्वरण a है। इस वस्तु पर लगाया गया बल F है, ठीक है ना। तो इतना आपको केवल लिख देना है कि माना एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और इसका त्वरण a और इस पर लगाया गया बल F है। तो इसको चाहे तो आप लिख लें या अपने दिमाग में यहाँ पे बना लीजिएगा। वैसे तो लिख ही देंगे तो यहाँ पे सही रहेगा। आप क्या लिखेंगे, माना एक वस्तु का द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, वस्तु का त्वरण a तथा वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु पर लगाया गया बल
एफ है, ठीक है ना। तो ये बात आप इतना सबसे पहले लिख देंगे और लिखने के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है काम करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं जी, ठीक है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूफ की जगह पे हम देखिए क्या करते हैं, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण से। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये हमारा गति का तृतीय समीकरण है। अब हम इसमें क्या क्या बदलाव करेंगे आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी वस्तु है, यदि वो यहाँ से चल रहा है अचानक से रुक गया, तो प्रारंभिक वेग इसका अंतिम वेग तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा ना। प्रारंभिक वेग भले ही कुछ था, गति कर रहा है, कोई वस्तु गति करते रहा है, अचानक से जहाँ पर रुक गया वहाँ पे अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अंतिम वेग को हम 0 मानते हैं, तो 0 मान लेंगे। ये जो हमारा कोई भी वस्तु है अगर गति कर रहा है, अंतिम वेग 0 हो गया ना, तो जो प्रारंभिक वेग है वो एक वेग ही तो है, तो वेग को हम अब एक ही वेग है, तो इसलिए u को हम v से दर्शा देते हैं, तो अब v स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारे याद रखेंगे, यहाँ पे -2as होता है, 2as। अब आप कहेंगे सर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस क्यों लिखे हैं, इसलिए दोस्त कि देखिए कोई भी वस्तु है अगर वो गति कर रहा है, अगर वो गतिशील है, ठीक है, तो उस समय पर इसका त्वरण जो होगा वो a हो जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसका त्वरण a होगा, परंतु ये गतिशील वस्तु है, ये अचानक से एक झटके में रुक गया, तो जब एक रुक जाता है तो उस समय पे ये त्वरण नहीं होता बल्कि मंदन हो जाता है। अब मंदन किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं, मतलब त्वरण के ऋणात्मक जो मान होता है उसी को मंदन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे a का -a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको दिखाएं आपको करके, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तो उसीलिए ऋणात्मक त्वरण आया ना, अच्छा हम भूल गए, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि ऋणात्मक मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उस समय पे त्वरण जो होता है वो मंदन कहलाता है, तो इसलिए -a लेते हैं। तो यही a जो है वो -a होगा, तो -a माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब ये -2as इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये a को हम इधर, a यहाँ पे 2 है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो अगर हम 2 को इधर भेज देते हैं तो यहाँ पे as इक्वल टू क्या निकलेगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब जैसे ही इतना हो गया, अब देखिए अब हमारा इतना तो ये हमारा निकल गया है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे लगाते हैं तब कार्य का एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, fs होता है। कार्य बराबर क्या होता है, fs होता है। तो यहाँ पे हमने कार्य बराबर fs तो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कार्य बराबर बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं, तो fs लिख दिए। अब हम एक और जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो बल के जगह पर m × a लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे काम करेंगे। ये w इक्वल टू f के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, MAS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। इसके जगह पर MA लिखे, S है तो S लिख दिए। अब ये बताइए इस AS के जगह पर यहाँ पे AS का मान हमने निकाला है v स्क्वायर बाई 2, ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे W इक्वल टू M v स्क्वायर अब बाई 2 हो जाएगा।
mv²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं आगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv² लिख सकते हैं ना, ये 1/2 हो जाएगा तो हाफ mv² हो जाएगा। अब हाफ mv² हो गया। अब देखिए ये तो हमारा सबसे पहले तो भी कार्य निकला है। हम इतनी बात जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को ही हम जो क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा कार्य जो W होता है वो हम इतनी बात जानते हैं कि जो W होता है वो काइनेटिक एनर्जी मतलब ऊर्जा के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ये W जो होगा वो के हो जाएगा। तो के ई इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ mv² हो जाएगा। तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो ये हमारा हाफ mv² हो जाएगा। और यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। जहाँ ये काइनेटिक एनर्जी है, ये m द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, यही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। तो प्रूफ हो गया ना। चलिए ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो ये हमारा तीसरा अभी क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त हमें। चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए आधे घंटे तो लगभग हो ही गए, आगे अभी और भी हमें क्वेश्चन देखने हैं तो देख लेते हैं जी। चलिए स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू mgh होता है। इसका व्यंजक को समझाना है, समझाने का मतलब इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमने समझ लिया, अब स्थितिज ऊर्जा समझ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो ये इसके अंदर जो ऊर्जा होगी ना, उस ऊर्जा को इसकी स्थिति के कारण, इसके रुकने के कारण, स्थिर होने के कारण इसमें जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहां पे हम लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, जैसे ये बोर्ड स्थिर है यहाँ पे, तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, इसके स्थिर होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं। U इक्वल टू होता है mgh होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जहां पर ये m क्या होता है, m है द्रव्यमान, जहां पे g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय और यहाँ पे h क्या है, h है ऊंचाई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, U इक्वल टू mgh हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो हमें इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए अब इसको हम जान लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस वाले में तो कुछ है ही नहीं। देखिए हम सिंपल सा यहाँ पे प्रूफ में लगा देंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिख देते हैं कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यही ना होता है जी। अगर हम इसको थोड़ा सा सिद्ध करें तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण, और फिर ये F बराबर ma होता है तो ma लिख दिए, और S है तो S लिख दिए। अब यहाँ पे ये जो त्वरण है, त्वरण को a नहीं हम बल्कि g लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें या आगे हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो त्वरण लगता है वो त्वरण a नहीं बल्कि गुरुत्वीय त्वरण लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम g लिख देते हैं, और ये S है तो S लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे हम इतनी बात जानते हैं कि यहाँ पे अच्छा विस्थापन,
अच्छा, थोड़ा एक चीज हम भूल गए आपको समझाना। जैसे यहाँ पे एस को एच करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा समझने में। एक फिगर हम समझा दे क्या? चलिए यहाँ पे एक फिगर हम पहले समझा देते हैं, नहीं तो उस तरीके से अभी हम बता देते हैं बट दिक्कत हो जाएगा आपको समझना, आपको ही हमें समझाना है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सपोज समझिएगा बात को, ये दोस्त m द्रव्यमान का एक वस्तु है और इस वस्तु पर हमने ऊपर की दिशा में एक बल लगाया, ऊपर की दिशा में बल लगाया तो ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये वस्तु m द्रव्यमान का जो यहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया, मतलब h ऊंचाई तक आ गया है। h ऊंचाई का मतलब इतने यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे हो गया। कब? जब हमने ऊपर की दिशा में हमने बल लगाया। तो जब भी हम ऊपर की दिशा में बल लगाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस वस्तु को भी नीचे की दिशा में बल लगाएगा। तो पृथ्वी जो बल लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? बल। पृथ्वी जो बल लगाता है उसे हम द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दो यहाँ पे बल लगेगा, जब हम ऊपर की दिशा में बल लगा रहे हैं तो नीचे की दिशा में भी तो बल लगेगा ना, ठीक है। पृथ्वी तो बल लगाएगी, जैसे हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी भी बल लगा रहा है नीचे की ओर। तो उसी प्रकार जब हमने ऊपर बल लगाया तो बल वाला जो अधिक था तो ये यहाँ तक आ गया, पर पृथ्वी तो बल लगा रही है नीचे की ओर, तो वही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इतना आप समझ रहे होंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इतनी बात जानते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये हमने लिख दिया बल की जगह पर, और ये विस्थापन है। तो ये बताइए ये वस्तु कहाँ से कहाँ तक विस्थापित हुआ है? यहाँ पे था और h ऊंचाई तक विस्थापित हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। कितना विस्थापित हुआ है? h ऊंचाई। तो विस्थापन क्या लिखेंगे हम? h लिखेंगे ना। और यहाँ पे हम जानते हैं कि m हो जाएगा। अब त्वरण जो है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम g लिख देंगे और ये h है तो h हमने लिख दिया। अब हम एक बात जानते हैं कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, चाहे वो ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों ऊर्जा ही तो है। तो जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो W की जगह पर U भी लिख सकते हैं, तो U = mgh। तो यही हम तो लिख दिए और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, ठीक है। अगला हमारा आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको भी हम समझा दें, थोड़ा फोकस कीजिएगा ध्यान से समझने का। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण के अगर हम सिद्धांत पे बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें यही कहता है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सिर्फ इतनी बातें बताई गई हैं। तो यही बात हमें लिखा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। समझ रहे हैं? सिंपल सा तो है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है ना, जो हमारा ऊर्जा है, तो हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा को हम एक रूप से हम क्या कर सकते हैं? दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसी को परिवर्तित करना कहा जाता है। तो वही तो लिखा गया है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है न ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझे तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब है वो क्यों जलता है? जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वही बात है, जो विद्युत धारा है ना, वो प्रकाश में और एनर्जी हीट में चेंज हो जाता है, ऊष्मा में चेंज होकर वही जलने लगता है। तो वही लिखा गया है कि जो विद्युत बल्ब होता है
विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जाता है, विद्युत धारा जाता है, विद्युत समाप्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि विद्युत जो होता है वो प्रकाश और गर्मी के रूप में ही बाहर निकलता है। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, जो विद्युत होता है वो प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर निकलता है। इसका मतलब विद्युत जो है वो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विद्युत जो है वो प्रकाश और गर्मी में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, जैसे कि दूसरा और इजी समझें, विद्युत मोटर। अब मोटर में क्या होता है, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, मान लेते हैं आपके घर में मोटर लगा होगा जो पानी निकालता है, वही मोटर की बात कर लेते हैं। तो विद्युत मोटर कैसे मोटर चलता है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब हम विद्युत धारा उसमें देते हैं, तो जैसे ही करंट उसको मिलेगा तो वो चलना स्टार्ट होगा। तो जो करंट हम दे रहे हैं वो करंट क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा समाप्त नहीं होता, बल्कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे ही बदलेगा तो वही हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है जी। तो यही तो बात कहा गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला हमारा आता है शक्ति। अब शक्ति क्या है जी, शक्ति को हमें प्रूफ करना है। शक्ति की परिभाषा लिखिए और P = FV cos थीटा सूत्र सिद्ध कीजिए। तो अब हमें शक्ति के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करना है जी। ठीक है, चलिए अब हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, शक्ति क्या है दोस्तों, तो किसी वस्तु या कोई भी वस्तु है या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये शक्ति का क्या है, फॉर्मूला है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं इतनी बात, जो समय होता है उसको जब हम परिभाषा करते हैं तो समय को दर कहते हैं। तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की जो दर होता है उसी को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब इसको अगर हम संकेत रूप में लिखें तो शक्ति को हम P से लिखते हैं, और P = कार्य को W से लिखते हैं, और समय को हम क्या लिखते हैं, T से लिखते हैं। तो P = W/T हो जाएगा। इतनी बात आप समझ के होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। ये भी हमारा शक्ति = बल गुणे विस्थापन, यहाँ पे F × क्या है, V है। ठीक है, वेग है, यहाँ पे cos थीटा है। अब हमें इसको भी प्रूफ करना है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फॉर्मूला है, किसका, शक्ति का ही। अब चलिए हम इसको फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बल है, ये वेग है, ये cos थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं शक्ति का एक फॉर्मूला जानते हैं, शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति का फॉर्मूला हम जानते हैं P = W/T होता है, ये हम जानते हैं। और दूसरा एक और हम फॉर्मूला जानते हैं जो है कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल, कार्य बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। ठीक है, Fs cos थीटा होता है। तो ये हम दो फॉर्मूले जानते हैं। अब हम बताइए इस कार्य के मान को यहाँ पे W की जगह पर रख सकते हैं ना, इस W के मान को टोटल। तो चलिए हम रख कर देख लेते हैं। तो अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे P = क्या आ जाता है, P = Fs cos थीटा आ जाता है। अब बाई क्या आ जाएगा, T है तो T आ जाएगा। समझिए, इतना W की जगह पर रख दिया, Fs cos θ/T हो जाएगा। यहाँ पे S क्या है, S है विस्थापन, और नीचे क्या है, समय। ये बताइए, वेग का हमने फॉर्मूला पढ़ा है विस्थापन बटे समय, ये हमने पढ़ा है जी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो ये बताइए इस ST के जगह पर हम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त।
तो यही बात हम यहाँ पे कर देते हैं, P इजकल टू एफ अब ही हो जाएगा, और ये कॉस और ये थीटा है तो थीटा हो गया। अब देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया जी। P इजकल टू एफ वी कॉस थीटा, ठीक है ना, एफ वी कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे 3 चीजें और भी हमारे तरफ से आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात मात्रक, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। मात्रक आप 2 याद कीजिएगा। सबसे पहला मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे जूल प्रति सेकेंड, और दूसरा हमारा हो जाएगा वाट। राशि, राशि कौन सी हो जाएगी, तो सदिश राशि। और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बीमा जो हो जाएगा वो ml2t-3 हो जाएगा। ये तीनों चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे हमसे कहा गया, क्या कह रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य में अंतर बताइए। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, और यहाँ पे शून्य जो हमारे हैं वो कार्य क्या होते हैं, इन सभी को हम जानते हैं। जीरो वर्क क्या होते हैं चलिए हम समझ लेते हैं जी। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, ध्यान से अगर आप समझे तो यहाँ पे एक, ये हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पे एक वस्तु है, अगर आप बात को समझे तो यहाँ पे एक वस्तु है। अब इस वस्तु, ये m द्रव्यमान का एक वस्तु है, और इस पर हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, बल लगाया है। m द्रव्यमान का वस्तु है, इस पर हमने फोर्स लगाया। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो ये यहाँ से आकर यहाँ पे चला आया, ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे चला आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन, ठीक है ना। मतलब जब हमने बल, जब किसी वस्तु पर हमने क्या लगाया है, बल लगाया है, तो वो एस दूरी तक क्या हो गया, विस्थापित हो गया है। मतलब हमने, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बल की दिशा किस ओर है, बल हमने इस ओर ही लगाया। अब विस्थापन भी यहाँ से इधर ही हुआ है, मतलब विस्थापन की भी दिशा इधर ही है। जब किसी वस्तु पर बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं समान होना, इक्वल हो, एक ही दिशा में हो, तो उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। समझ रहे हैं, जिधर हमने बल लगाया उधर ही विस्थापित हो रहा है, तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे एक पेन है, जैसे एक टेबल है, अब टेबल को हम इधर बल लगाकर खींच रहे हैं तो वो उधर ही जा रहा है, धनात्मक कार्य हो जाएगा। ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य का मतलब जस्ट इसके अपोजिट होता है। ऋणात्मक कार्य का मतलब ये है दोस्त कि ये एक हमारे पास है, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया। अब इस वस्तु पर हम बल इधर लगा रहे हैं, बल हमने इधर लगाया, पर ये m द्रव्यमान का जो वस्तु है ये विस्थापित हो गया, इधर आ गया है। ये m द्रव्यमान का वस्तु है वो विस्थापित हो गया है इस दिशा में। तो जब हमारा बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो उसे हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो वही लिखा गया है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है तो तब किया गया जो कार्य होता है ऋणात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है। ऋणात्मक कार्य ज्यादातर घर्षण जब होता है उसी में ये होते हैं, ठीक है। शून्य कार्य भी हम समझ लेते हैं, सिंपल सा है कि जब किसी वस्तु पर बल लग रहा हो परंतु विस्थापन शून्य हो तो उसे हम शून्य कार्य कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर हम ऐसे समझा दें फिगर से, तो ये हमारे पास एक सतह है और इस सतह पर ये एक वस्तु रखा गया है। अब हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, परंतु इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, जहां पर है वहीं पर है, तो उस समय पर यहाँ पे कार्य जो कहा जाएगा वो शून्य कार्य कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ इसीलिए।
तो जब किसी वस्तु पर बल लग रहा हो परंतु विस्थापन न हो तो उसे हम शून्य कार्य कहेंगे। जैसे एक हमने क्या ले लिया, एक हमने यहाँ पे खड़े हैं और हमने क्या ले लिया, अपने सर पर मान लेते हैं एक कोई भी हम मान लेते हैं 2-3 पेटी हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, कहीं भी जा नहीं रहे हैं, तो हम भले ही 1 घंटे तक हमने खड़े हैं, हमारी एनर्जी जा रही है, पर फिर भी जो कार्य अगर कहा जाएगा तो कार्य 0 कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बल तो लग रहा है, बल हमारे पर लग रहा है, परंतु हमने विस्थापन नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ से चलकर वहां तक नहीं गए, इसलिए कार्य वहां पे 0 होगा। क्योंकि कार्य का मानना है कि बल तो लगे ही, साथ ही विस्थापन भी होना चाहिए, तभी वो कार्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये एक डिजिटल बोर्ड है, अब इसको हम धक्का दे रहे हैं, ये यहीं पे फिर भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कार्य 0 हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा क्या सिंपल सा है। अगला हमारा आता है गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध स्थापित करना है। चलिए जी अब करते हैं गतिज ऊर्जा। तो यहां पे हम सिंपल सी सबसे पहले लिखते हैं संवेग। संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये हमने संवेग का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² होता है, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया हाफ mv², ठीक है। तो इतना हमने कर दिया। अब सिंपल सा हम इसमें यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे। इसमें अगर हम ये करते हैं, समीकरण फर्स्ट में अगर हम देखें तो हम इसमें क्या करते हैं, इस m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो p में भाग करा देगा, तो यहाँ से v का जो वैल्यू निकलेगा वो p/m निकलेगा। ये जो p/m है, इस p/m को यहाँ पे v के जगह पर इसका मान रखने पर, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, इसको समीकरण 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड समीकरण, ऐसे हम लिख देते हैं समीकरण 2 में v का मान रखने पर। तो अब रखने पर देख लेते हैं जी क्या मिलता है। तो अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये हाफ है तो हाफ हो गया, m है तो m हो गया, और यहाँ पे v के जगह पर p/m हो जाएंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया, ये हाफ है तो हमने हाफ लिख दिया, m है तो m लिख दिया, ये p² और m² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं गुणे में p² और m², ऐसे हमने लिख दिया p²/m²। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हाफ हो गया, ये m हो गया, और ये हमारा p² हो गया, और ये m² है। m² का मतलब m गुणे m होता है ना, यही ना होगा जी। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m p², सॉरी ये m कट गया ना, तो ओनली क्या बचा, ओनली बचा है p²/m, ये हमारा बचा हुआ है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमारा संबंध है जी, ठीक है। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा देख लीजिए, ये हमारा देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच ये हमारा संबंध है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी।
मैं तो सिंपल सी बात हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण तरीके से ही हम बात करते हैं। कोई बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है और ना ही एक हम बड़े टीचर हैं कि मुझे उतना बोलने का या समझाने का मतलब उतना तरीका है। बट जितना भी आता है मैं उतना आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आपको फिजिक्स की चैप्टर के आगे की वीडियो चाहिए या केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर 5 की वीडियो चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।